Now get a start. Welcome to नौशाद नाइस केमिस्ट्री। हम लोग आज के क्लास में देखेंगे लेक्चर नंबर 6, क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 1 सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 6। और आज का टॉपिक है सोलेबिलिटी। सोलूबिलिटी मतलब सोलेबल होने की एबिलिटी है ना, घुलनशीलता, विलयता, विलयता या घुलनशीलता, सोलेबल होने की एबिलिटी, ये हमारा टॉपिक है आज का। सोलेबल होना का मतलब हुआ कि एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में बढ़िया से घुल मिल जाना सोलेबिलिटी, सोलेबल होना कहलाता है। अब इसमें 3 तरह की बातें हो सकती हैं। पहली बात कि जैसे बालू को, सैंड को वाटर में घुलाएं, बालू को पानी में मिलाएं, लाख बोलेंगे नहीं घुलेगा। इसका मतलब कि बालू पानी में इनसोलेबल है, अघुलनशील। Sand is insoluble in water, तो ये हो गया इनसोलेबल होना। अच्छा, अब 2 बर्तन लेते हैं, 2 बीकर ले ले, दोनों में इक्वल अमाउंट में वाटर रख दें सेम टेम्परेचर पर, और एक में शुगर, सुक्रोज, चीनी, और दूसरे में सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड रखते हैं। दोनों को घोलते हैं किसी स्टिक से, तो आप पाइएगा कि सॉल्ट जल्दी घुल जाता है और शुगर को पानी में घुलने में थोड़ी देर लगती है। इसका मतलब कि सॉल्ट की सोलेबिलिटी ज्यादा है, शुगर की सोलेबिलिटी उससे थोड़ा कम है। तो 3 बातें हो गई। सॉल्वेंट में सॉल्यूट या तो इनसोलेबल होगा, या लेस सोलेबल होगा, या मोर सोलेबल होगा। सोलेबिलिटी नहीं होगी, या कम होगी, या ज्यादा होगी। तो यहां हम लोग सोलेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ, सोलेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 gram of a solvent to form a saturated solution at a given temperature। मतलब दिए हुए टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, दिए हुए टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो अमाउंट सॉल्यूट का घुलता है वही सोलेबिलिटी कहलाता है। दिए हुए टेम्परेचर पर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट घुलाएंगे वही उसकी सोलेबिलिटी होगी। यानी टेम्परेचर फिक्स है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स है। तो फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट मिलाओगे या जितना घुलता है, जितना डिसॉल्व होता है, वही उसका सोलेबिलिटी हो गया। इट्स यूनिट इज ग्राम पर 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्वेंट में, ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट घुला है ना, या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। सोलिबिलिटी डिपेंड करता है 3 बातों पर। कौन कौन 3 बातें? पहली बात नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरी बात टेम्परेचर, तीसरी बात प्रेशर। इन तीनों बातों पर सोलिबिलिटी डिपेंड करता है। यानी कोई भी सब्सटेंस कितने सॉल्वेंट में घुलेगा और सॉल्यूशन बनाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये इन तीनों बातों पर डिपेंड करता है। चलिए अब आइए सोलिबिलिटी टाइप, कितने टाइप का हमें पढ़ना है या क्या है। तो पहला सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, है ना, किसी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड घुलेगा तब सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, किसी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्वेंट घुले तब सोलिबिलिटी। और सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी किसी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्यूट गैस घुले तो सोलिबिलिटी। इसको हेनरीज ने स्टडी किया था, इसलिए हेनरी लॉ के नाम से जाना जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट
पहले सिलेबस में सब कुछ पढ़ना था। अब है कि एनसीईआरटी में बुक में तो दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस में +2 के सीबीएसई और बिहार बोर्ड के सिलेबस से ये दोनों टॉपिक हटा दिया गया है और सिलेबस में सिर्फ यही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना। लेकिन हम लोग बुक में चुके हैं तो बुक में जो भी चीजें हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इसके बारे में हल्का सा आइडिया हम आपको दे दें। ये मान के आप चलिए कि इससे +2 में एग्जामिनेशन में नहीं रहना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंगली, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रह सकते हैं। हाँ, सोलेबिलिटी ऑफ ए सॉलिड लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड की सोलेबिलिटी ये डिपेंड करता है, आपको पता है 3 बातों पर। पहली बात नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरी बात इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और तीसरी बात इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो आइए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आप जानते हैं इन जनरल लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब समान चीजें समान चीजों में घुलती है। नॉन पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन पोलर नॉन पोलर सब्सटेंस एंड पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन पोलर सब्सटेंस। जैसे NaCl एक पोलर सब्सटेंस है, Na+Cl-। पोलर का मतलब दो पोल हो, एक पोल हुआ Na+, दूसरा पोल हुआ Cl-, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। उसको घुलाओगे अगर वाटर में तो वाटर भी पोलर है, H+OH- H2, तो घुल जाएगा क्योंकि दोनों पोलर है। लेकिन नॉन पोलर की बात करो, जैसे आयोडीन नॉन पोलर है, यहाँ कोई प्लस एंड नहीं है, प्लस पोल नहीं है, तो आयोडीन को घुलाओगे तो वाटर में नहीं घुलेगा, वो कहां घुलेगा, वो बेंजीन सॉल्वेंट में जाएगा, बेंजीन भी नॉन पोलर। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। इसी तरह आयनिक सॉलिड के लिए भी अगर सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होता है तो आयनिक सॉलिड बिकम सोलेबल, और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है सॉल्वेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से तो आयनिक सॉलिड बिकम्स इनसॉल्युबल। क्या मतलब कि देखिए दो तरह के फोर्स की एनर्जी होते हैं, एक है सॉल्वेशन एनर्जी, एक लैटिस एनर्जी। सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी क्या है कि किसी भी सॉलिड को अगर डिसॉल्व करते हैं किसी लिक्विड में और वो घुलता है तो जो एनर्जी निकलती है वो कहलाएगा सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी। वाटर के केस में हाइड्रेशन एनर्जी और किसी भी सॉल्वेंट के केस में सॉल्वेशन एनर्जी। मतलब किसी सब्सटेंस का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब कि वो वाटर में ज्यादा से ज्यादा घुलता है, और हाइड्रेशन एनर्जी कम है, इसका मतलब कि वो वाटर में कम से कम घुलता है। ठीक। और लैटिस एनर्जी क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रखता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में, वो कहलाता है, तब वो एनर्जी लैटिस एनर्जी कहलाती है। तो मतलब सॉलिड स्टेट में आप पढ़िएगा लैटिस एनर्जी को अच्छे से। तो लैटिस एनर्जी अगर सॉल्यूट का ज्यादा होगा तो वो सोलेबिलिटी कम होगी, और क्योंकि उसमें बांध के रखने मॉलिक्यूल्स को बांध के रखने का फोर्स ज्यादा होगा, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो वो ज्यादा घुलेगा सॉल्वेंट में, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स को टूट के घुलने की कैपेसिटी ज्यादा। तो मतलब ये हो गया कि सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, यानी तोड़ने वाला फोर्स ज्यादा है, घुलाने वाला फोर्स ज्यादा है, घुलाने वाली एनर्जी ज्यादा है और बांध के रखने वाली एनर्जी कम है, तो उस आयनिक सॉलिड जो है वो सोलेबल हो जाएगा। ठीक इसकी उल्टी बात, अगर बांध के रखने वाली एनर्जी ज्यादा है और घुलाने वाली एनर्जी कम है तो वो नहीं घुलेगा, यानी इनसोलेबल हो। तो ये ठीक। और तीसरी सेकंड मैटर ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है कि दो तरह के प्रोसेस होते हैं, किसी चीज को पानी में घुलाओगे या कहीं भी घुलाओगे तो एक एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया जिसमें हीट निकलता हो, और एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया जिसमें हीट एब्सॉर्ब होता हो। तो इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक यानी सॉलिड को घुलाने पर हीट एब्सॉर्ब होता है तो सोलेबिलिटी इंक्रीजेस, तो सोलेबिलिटी बढ़ेगा विद राइज टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसे सॉलिड की सोलेबिलिटी बढ़ती है जो
हीट को एब्सॉर्ब करता हो, और इसका जस्ट उल्टा वाइस वर्सा, जस्ट रिवर्स कि और अगर कोई भी सॉल्यूट को वाटर में या लिक्विड में डिसॉल्व करने पर हीट निकलती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वह सॉल्वेंट में कम मिलेगा, यानी विद द राइज ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड वाइस वर्सा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर नील, कुछ नहीं, यानी सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है, इसलिए प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, है ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होता। ये टॉपिक एक्स्ट्रा डोज है। एक्स्ट्रा डोज हम वहां पर लिखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक एक्स्ट्रा डोज हो गया, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, मगर बेसिक फंडामेंट जानना चाहिए, और कंपटीशन में तो कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत जरूरी नहीं है इसको पढ़ना। हाँ जी, solubility depends upon solubility of gas in liquid is expressed. हम लोग पढ़ना है solubility of gas in liquid. तो solubility of gas in liquid is expressed in terms of mole fraction of gas. यानी गैस का solubility जो लिक्विड में है, इसको कई तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसको मास के वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और मोल फ्रैक्शन के वे में। तो मोल फ्रैक्शन के वे में टर्म्स पे एक्सप्रेस करना ज्यादा सूटेबल है, और ये किया जाता है जनरली। तो हम लोग वो देखेंगे, दोनों देखेंगे, लेकिन इस पर स्ट्रेस देंगे हम लोग। अब आइए, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, आपको पता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आ जाइए हम लोग देखें पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर कैसे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। तो देखिए, ऐसे गैसेस जो इजीली आयनाइजेबल हो, यानी उसको वाटर में डिसॉल्व करने पर आसानी से आयन में घुल जाते हो, टूट जाते हो, डिसोसिएट कर जाते हो, आयनाइज कर जाते हो, जैसे HCl। अब Cl को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, है ना, तो वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होगा। लेकिन ऐसे गैस जो इजीली आयनाइज नहीं होते हैं, वो वाटर में उतने ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि ऐसे गैसेस जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, है ना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं सॉल्वेंट के साथ, वो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जानते हो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स which binds the positive charge hydrogen atom of one molecule and negative charge electronegative atom of same or different molecules। ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, माने एक मोलेक्यूल का हाइड्रोजन हो, दूसरे मोलेक्यूल का अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे FON, ये सब। तो जो सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बनाएगा वो ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो HF ज्यादा सोल्यूबल है क्योंकि फ्लोरीन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उससे कम H2O या अल्कोहल क्योंकि ऑक्सीजन है, वो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उससे भी कम अमोनिया जो नाइट्रोजन है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव उससे भी कम है। यानी ये हो गया। दूसरी बात, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम लोग देखेंगे। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आप जानिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में जनरली घटती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस हल्के हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। मतलब विथ राइज इन टेम्परेचर बढ़ाने से द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जनरली डिक्रीजेस बिकॉज द गैस इज एक्सपेल्ड आउट, है ना। यही वजह है कि आप देखिएगा कि पानी को अगर उबालते हैं आप, तो पानी के उबलने से पहले ही, है ना, हीट देते समय उससे बुलबुला सा निकलना शुरू हो जाता है। वो कौन बुलबुला है भाई? तो पानी के अंदर जो
ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है घुले हुए, वही बुलबुले के फॉर्म में निकलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो गैस हल्के होकर बाहर निकल गया। या फिर आप देखिएगा कि जनरली एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, यानी पानी में रहने वाले जानवर जनरली ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। एक्सपेल्ड मीन्स बाहर निकल जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल मीन्स पानी में रहने वाले जानवर। हाँ, solubility of gases in liquid पर प्रेशर का क्या इफेक्ट है हम लोग देखेंगे। यानी तो आप जानिए solubility of gases increases with increase of pressure, यानी प्रेशर बढ़ाने से गैस की solubility लिक्विड में बढ़ती है। इसके कंसर्निंग जो लॉ दिया गया है वो लॉ है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ को दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। In terms of mass, the solubility of a gas in a liquid means mass of gas dissolved in liquid is directly proportional to the pressure of a gas. यानी गैस का पर प्रेशर जितना ज्यादा डालोगे, यानी जितना ज्यादा प्रेशर पर गैस को फ्लो कराओगे किसी लिक्विड में, तो उतना ज्यादा गैस लिक्विड में घुलेगा। गैस का उतना मास ज्यादा गैस लिक्विड में उतना घुलेगा, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ओके, प्रोपोर्शन को हटाओगे m इक्वल टू kh इंटू p, वेयर kh इज हेनरी लॉ कांस्टेंट। अभी आपने देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gas in liquid। अभी हम लोगों ने देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of गैस इन लिक्विड। तो क्या देखा आपने कि प्रेशर बढ़ाने से गैस की solubility लिक्विड में बढ़ती है। solubility of gas increases with increase of pressure। अब इसके कंसर्निंग जो लॉ है वो हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको कहते हैं हेनरीज लॉ। क्या है भाई, अभी पढ़ाया हमने, बताया आपको, समझाया। solubility of a gas in a liquid means mass of gas dissolved liquid is directly proportional to the pressure of a gas। यानी किसी लिक्विड में गैस का जो मास डिसॉल्व होगा, घुलेगा, है ना, वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मास ऑफ द गैस डिसॉल्व, जितना गैस घुलता है लिक्विड में m, और उसका पर जितना प्रेशर गैस पर डालते हैं p, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप प्रोपोर्शनल को हटाते हैं साइन को, तो कोई कांस्टेंट देना होगा। यहाँ m इक्वल टू kh p, kh हेनरी लॉ कांस्टेंट, kh हेनरी लॉ कांस्टेंट हुआ। हेनरी लॉ एक ये हो गया, लेकिन ये उतना यूज में नहीं है, ये ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज में है हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। यानी मास के टर्म में उतना नहीं, बल्कि मोल फ्रैक्शन के टर्म में ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा पॉपुलर है। तो हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो ये होगा मेन जो आपको याद रखना है, हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्या भाई, इट स्टेट्स दैट, ये कहता है कि, क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज। गैस जो है वो वेपर फेज में है, उस पर जो इतना प्रेशर पड़ेगा उस पार्ट पर, उस गैस पर, इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूशन में जो गैस है उस पर जितना प्रेशर होगा, वही वेपर फेज में, वही उसके सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, अब आइए इसको आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं इतना को, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ओके, अब इफ यू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, you will put here a constant,
कॉल्ड हेनरी लॉ कांस्टेंट। इसको हम लोग हेनरी लॉ कांस्टेंट कहेंगे। ये हो गया आपका फॉर्मूला, जिससे न्यूमेरिकल ही बनेगा। वेयर kh इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये फॉर्मूला हो गया हेनरी लॉ कांस्टेंट, है ना। अब इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है टर्न या किलोबार। इट्स यूनिट इज यूनिट ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, यूनिट इज टर्न या किलोबार। अब आ जाइए, केज का वैल्यू अलग अलग सॉल्यूशन के लिए, सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा। वैल्यू ऑफ केज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पर K का वैल्यू डिपेंड करता है ना। ठीक है, कैसे भाई? तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सोलेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केज, यानी जिस सॉल्वेंट का केज का वैल्यू ज्यादा होगा सोलेबिलिटी उसकी कम होगी, और जिसके केज का वैल्यू कम होगा सोलेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। तो आपको याद कर लेना है। यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ये आपको याद करना है, याद करना है। ओके, हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, मतलब किसी गैस को जब लिक्विड में या वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका क्या इस्तेमाल है, उसका यूज कहां है और कैसे। तो सबसे तो हम देखते हैं जो हमारे डेली लाइफ में कि एक्वेरियम आपने देखा है, शीशे का जो बना हुआ जार है जिसमें मछलियां लोग पालते हैं, तो उसमें पानी का बुलबुला निकलता रहता है। उस मशीन से वो हाई प्रेशर पर उसमें ऑक्सीजन गैस या एयर को फ्लो कराया जाता है, जो बबल्स के फॉर्म में बुलबुले के रूप में उसमें जाता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की सोलेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि प्रेशर हाई है, और मछलियों को सांस लेने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में एयर यानी ऑक्सीजन मिल पाता है। और दूसरी बात देखिए, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का इस्तेमाल यानी गैस पर प्रेशर बढ़ाने से जो हम यूज करते हैं उसको। तो आप कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल आप कोई देखिएगा, उसका ओपनर से उसके कॉर्क को खोलिएगा तो आप देखिएगा कि खूब प्रेशर से कभी कभी किसी बॉटल में हाई प्रेशर पर लिक्विड फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक में या सोडा वाटर में क्या किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं हम लोग, हार्ड ड्रिंक वाइन को करना है शराब को, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया जो कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप जो लिक्विड हम लोग पीते हैं। तो उसमें आप देखिए उसमें क्या बढ़ते समय क्या किया जाता है कि उसमें हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन गैस, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पर डाला जाता है और जिससे वो ज्यादा से ज्यादा घुल सके। तो घुलाना किसको है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। किसमें? सॉल्यूशन में, कोल्ड ड्रिंक। हाई प्रेशर पर क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुल पाए, सोलेबिलिटी उसकी बढ़ाने के लिए उसमें ज्यादा हाई प्रेशर डाला जाता है, घुल पाए। कभी कभी बोतल में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा, तो वही बबल के फॉर्म में उसके फुव्वारा के रूप में निकलता है, और नहीं तो उतना ही होता है जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुल पाए उसमें। तो टू इंक्रीज द सोलेबिलिटी ऑफ CO2 इज सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 के सोलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या सोडा वाटर में CO2 की सोलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। बॉटल को हाई प्रेशर पर सील करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इसमें घुल पाए। एक दूसरा, to avoid the benzene toxic effect of high concentration of N2 in blood, यानी ब्लड में नाइट्रोजन जब घुलता है हाई कंसंट्रेशन पर, यानी ब्लड में ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन अगर घुल जाए, है
ना, तो उसका एक नुकसानदेह इफेक्ट होता है। टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब हार्मफुल इफेक्ट, नुकसानदेह हानिकारक प्रभाव होता है, जिससे बेड नाम की बीमारी हो जाती है नहीं। तो इसलिए डाइवर का मतलब हुआ गोताखोर, पानी के अंदर जो गोता लगाता है उसको कहते हैं डाइवर। डाइव माने गोताखोरी, गोताखोर। वो क्या करता है, आप देखते होंगे बहुत सारे नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल में, डिस्कवरी चैनल में समुद्र के अंदर जो जाता है, डाइवर जो जाता है, तो बैक पीछे में उसके एक सिलेंडर रखा रहता है। तो उस सिलेंडर में एक्चुअली क्या होता है, एयर होता है। एयर रहेगा तो नाइट्रोजन भी रहेगा। अगर वो सांस लेगा तो एयर के साथ साथ नाइट्रोजन का अमाउंट भी अंदर जाएगा। नाइट्रोजन ज्यादा जाने से उसको टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है, नुकसानदेह प्रभाव हो सकता है। इसलिए नाइट्रोजन न जाए, इसलिए उसको एयर को हीलियम से हम लोग डाइल्यूट किया जाता है, क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है, उसके ज्यादा भी अगर ब्लड में मिल जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाहर में एयर में जो हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा बॉडी या इनर पार्ट और एयर एटमॉस्फेयर दोनों इकोलॉजिकल बैलेंसिंग होती है, जिसके वजह से नाइट्रोजन के अमाउंट हमारे ब्लड में ज्यादा नहीं घुल पाता। लेकिन बाहर सांस समुद्र के अंदर या पानी के अंदर वाटर के साथ हमारा इनर बॉडी का जो है इकोलॉजिकल बैलेंसिंग नहीं होती है, क्योंकि वहां जो है आप एक्सहेल करते हैं सांस तो आप मुश्किल होती है, आपको इनहेल करने में भी दिक्कत है। तो इसलिए वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन ब्लड में न घुले, इसलिए एयर में हीलियम मिलाकर इसको डाइल्यूट किया जाता है, जिससे हमारा नुकसानदेह प्रभाव से बच जाते हैं। नाउ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ जो हम लोग ने पढ़ा उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन है H2S एक टॉक्सिक गैस, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो जहरीली गैस, टॉक्सिक मतलब जहरीला गैस है, विद रोटन एग लाइक स्मेल, जिसकी गंध, स्मेल मतलब गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। रोटन का मतलब सड़ा हुआ, एक मतलब समझना। H2S एक जहरीली गैस है जिसका स्मेल सड़े हुए अंडे जैसी होती है। इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसको लैबोरेटरी में हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में प्रैक्टिकल में इस्तेमाल में लाते हैं। If the solubility of H2S in water at STP is 0.95 m, अगर solubility वाटर का solubility H2S का वाटर में स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर इतना 0.195 मोलरिटी, कैलकुलेट हेनरी लॉ से, तो KH निकालना है। तो आपको पता है न्यूमेरिकल में 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट डाटा कलेक्शन, सेकंड फार्मूला सिलेक्शन, थर्ड सिंपल कैलकुलेशन। तो आइए डाटा कलेक्शन में देखिए कि यहां पर क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रेशर कितना है भाई, STP पर इतना मोलरिटी है ना, वही ठीक है। तो दिया हुआ क्या है कि प्रेशर एट STP इक्वल टू 1 बार, प्रेशर एट STP P इक्वल टू 1 बार। चलिए हो गया। अच्छा, और क्या है भाई कि H2S जो घुलता है H2S है ना, तो 1 kg वाटर में H2S टॉक्सिक इज यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर। मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी है ना, यही हो गया सोलेबिलिटी। यानी मोल्स ऑफ H2S इन 1 kg ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ H2S इन 1 kg ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ H2S इन 1 kg ऑफ वाटर, यही हो गया मोल्स। तो सॉल्यूट हो गया H2S NP, तो ये कितना है इसका वैल्यू भाई, तो 0.195 m फॉर मोल पर केजी, या सीधे m लिख दी, या मोल पर केजी, मोलरिटी मोल पर केजी हो गया, ये समझ गए। अच्छा, मोल्स ऑफ वाटर N भी निकाल लिया हम लोग। मोल फ्रैक्शन निकालना है, ध्यान रहे, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल दोनों हमें चाहिए। तो आ जाइए मोल्स ऑफ वाटर
वाटर इज सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो क्या हो गया, कितना है भाई 1 kg, 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम है ना। और इसका मास और मोलर मास जानते हैं आप, मास बाय मोलर मास। तो वाटर का मास हो गया 1000 ग्राम और मोलर मास हो गया 18, डिवाइड कीजिएगा तो 55.55 हो गया। अब आप मोल फ्रैक्शन निकालिएगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालिए, क्योंकि हमको हेनरी लॉ में मोल फ्रैक्शन जरूरत पड़ती है। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, X H2S की जगह B लिख दीजिए, B फॉर सॉल्यूट, X B। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला आप जानते हैं, बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से NB का वैल्यू है 0.195, Na का वैल्यू हुआ 55.55 और फिर NP का वैल्यू हुआ 0.195 और इसको आप कैलकुलेट कीजिए। तो कीजिए कैलकुलेट, देखिए कितना आता है। तो आएगा इसका वैल्यू 0.195 बाय, अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 55.695, 55.695 ठीक है। और उसके बाद इसको आप अब हेनरी लॉ लगा दीजिए, है ना, अप्लाइंग हेनरीज लॉ, फार्मूला सिलेक्शन, अप्लाइंग हेनरीज लॉ। क्या भाई हेनरी लॉ क्या है आपको पता है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में क्या है, P इज इक्वल टू KH इंटू XB, P इक्वल टू इंटू ये दीजिए हेनरीज लॉ। अब आइए, तो आपको निकालना क्या है भाई, इसमें निकालना क्या था, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है। यहां पर आपको निकालना है KH, तो KH इक्वल टू P बाय XB। प्रेशर कितना है, तो प्रेशर है 1 बार, XB कितना आया, तो XB इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा 0.0035 ये आएगा, तो 0.0035 XB और इसको 1 में इतना से डिवाइड कीजिएगा तो 285.6, ठीक है। इतना क्या लीजिएगा, टॉर में या किलो बार में, बार में, किलो बार में लीजिएगा इसको। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर होगा, बार में आंसर होगा, यूनिट बार आंसर। सेकेंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। क्वेश्चन है, the partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 power minus 3 ग्राम of ethane is 1 bar, है ना, यानी किसी सॉल्यूशन में जो इथेन मिला हुआ है उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो इतना है, ठीक। इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ इथेन, अगर सॉल्यूशन में इतना ग्राम लॉ करके दूसरा कोई सॉल्यूशन हो इतना ग्राम, है ना, व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो आ जाइए, सबसे पहले देखिए कि हेनरी लॉ इक्वेशंस में कौन सा लागू होगा। तो आ जाइए देखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ इक्वेशन, क्या भाई, M इक्वल टू KH इंटू P हो गया। अब दो केस है आपको यहां पर, तो आ जाइए फर्स्ट केस, पहला केस में आ जाइए, क्या होगा, KH बड़ा इक्वल टू M बाय P, KH इक्वल टू M बाय P। अब गैस का मास कितना है भाई, तो गैस का मास है पहला केस में इतना 6.56 इंटू 10 पावर माइनस 3 ग्राम,
ठीक, बाय प्रेशर कितना है 1 बार, प्रेशर है 1 बार। ठीक, अब इतना ही रह गया, ये तो इतना ही रह गया ना 1 बार, तो 6.56 इंटू 10 पावर -3 ग्राम पर बार, ये हो गया। अब आइए सेकंड केस में देखिए, ये फर्स्ट केस हो गया और सेकंड केस में आप देखेंगे तो P बराबर m/kh, P इक्वल टू m/kh। m की जगह पर मास कितना है सेकंड केस में, इतना ग्राम, तो 5.00 इंटू 10 पावर -2 ग्राम बाय, और केज का वैल्यू कितना आया भाई, तो इतना आया, तो 6.56 इंटू 10 पावर -3 ग्राम पर बार। और अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 0.762 बार, ग्राम का कट जाएगा, 0.762 बार आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज फिनिश्ड। दो न्यूमेरिकल्स हेनरी लॉ पर बनाने के बाद हमने दो होम असाइनमेंट दिया, दो होमवर्क दिया है जो एनसीईआरटी से परमिट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये दोनों क्वेश्चन को बना लेंगे, आंसर इतना है, अगर आंसर न मिले एग्जैक्ट तो परेशान आपको नहीं होना है ना। हो सकता है कि आंसर को एक्सप्रेस करने के ढंग अलग अलग हो, फिर हम ऐसा उपाय करने जा रहे हैं कि अब आपको न्यूमेरिकल बनाने में या कोई भी डाउट हो तो परेशानी हो तो पूछने के लिए आपका उपाय हम कर रहे हैं, वे अपना रहे हैं, ताकि आप पूछ सकिए डायरेक्ट, हम उसका रिप्लाई दे पाए। एक दो क्लास के बाद वो हो जाएगा। फिलहाल एट प्रेजेंट आप क्या करेंगे, ये होमवर्क नोट करेंगे और आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप अपने मोबाइल पर चैनल ढूंढ लें, सर्च कर लें नौशाद नाइस केमिस्ट्री, उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को, घंटी जो नीचे बनी हुई है उसको दबा दें। उसके बाद जैसे जैसे कोई भी नया वीडियो, मेरा एकेडमिक वीडियो आएगा, वो तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। और हम ऐसा उपाय करने जा रहे हैं, आपके नाम को, हम आपके नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने जा रहे हैं, जिससे हम लोग के बीच इंटरेक्शन भी हो जाएगा और आप जो भी क्वेश्चन पूछिएगा उसका जवाब भी हम दे पाएंगे। ऐसे हेनरीज लॉ और पर बेस्ड क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो गए, ये चैप्टर या फिनिश हो गया। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन टुमारो।